नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात कर लेते हैं 13 जनवरी की जो करंट अफेयर है उस पर एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कश्मीर में पहली बार वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू की जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और बात करते हैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा शुरू की गई, कहाँ पर शुरू की गई उस पर भी चर्चा करेंगे। और कश्मीर में ही जो है एक सुरंग बनाई गई, उसका उद्घाटन कौन करेगा, कितनी ऊंचाई है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वह एक एक करके बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है सोनमार्ग की सुरंग है। कहाँ पे? तो सोनमार्ग की सुरंग है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, सुरंग जो है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे है? तो ये जो है श्रीनगर, कारगिल और लेह का जो राष्ट्रीय मार्ग है वहीं पे जेड मोड सुरंग है। याद रखिए, इस सुरंग का नाम याद रखिए। इसका उद्घाटन कौन करेगा, यह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे 13 जनवरी, मतलब आज ही करेंगे, याद रखिएगा। फिर अगर ये पॉइंट जो है इसके अलावा जो पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,650 फीट ऊंची है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है इसकी सुरंग की। अब यहाँ पे ऊंचाई पूछी जा सकती है, उद्घाटन किसने किया ये पूछा जा सकता है। अब ये बनाई क्यों गई है? तो ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो मार्ग है 434 किलोमीटर का जो लंबा श्रीनगर कारगिल लेह का जो राजमार्ग है, उसमें क्या होता था, जो सर्दियाँ पड़ती थी तो उस समय जो हिमपात मतलब बर्फ जम जाता था, तो आने जाने में जो है दिक्कत होती थी। इसलिए जो है ये सुरंग का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे ऐसे कारण में कथन में पूछा लिया जाएगा, मतलब किस लिए करी गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जो श्रीनगर कारगिल और लेह की जो मार्ग था उस पर हिमपात होने की वजह से सर्दियों में दिक्कत होती थी आम आदमी को जाने आने में, इसलिए ये सुरंग बनाई गई है, याद रखिए। इसका उद्घाटन किसने किया है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं केंद्रीय भूतल परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी हैं, क्योंकि ये भी इसमें शामिल होंगे उद्घाटन में। फिर बात करते हैं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हाल ही में बने हैं, याद रखिए ये हाल ही में बने हैं, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कश्मीर के उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इस जो सुरंग अभी बनाई गई है, इसका उद्घाटन 13 जनवरी को किया जाएगा आज। तो ये इसकी नींव रखी गई थी अक्टूबर 2012 में रखी गई थी, अक्टूबर 2012 में नींव रखी गई थी। अब ये स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए स्टैटिक का ये भी पूछा जा सकता है। बाकी जो है इसकी जो है क्या रखी गई थी, नींव का कब रखी गई थी, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और किसने? तो राजमार्ग मंत्री थे डॉक्टर CP जोशी, इन्होंने रखी थी नींव इसकी। अब यहाँ पे स्टेटिंग में पूछा जा सकता है कि जो सुरंग बनाई गई उसका नींव कब रखा गया था, 2012 में रखा गया था अक्टूबर में। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में जो है वुलर झील भी है, तो वुलर झील भी पूछी जाती है, वो भी याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं जो कन्नौज है उसके रेलवे स्टेशन पर एक बनाया जा रहा था, भवन बनाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, भवन अचानक जो है उसकी छत जो थी उस टूट गई और 40 लोगों की लगभग जो है 40 लोग उसके नीचे दब गए थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 23 जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं और बाकी लोगों का जो है पता नहीं है, मतलब ख़त्म भी हो चुके हैं। मतलब 23 लोगों को बताया गया है कि ये घायल है, इनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है। जैसे यहाँ पे जो है कन्नौज की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो है छत गिरने की वजह से 40 लोग दब गए थे उसके नीचे। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है, अब पूछ लिया जाएगा कन्नौज के रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन भवन में जो लिंटर था वो टूटने मतलब गिरने की वजह से कितने लोग दब गए थे, तो 40 लोग दब गए थे। या पूछ लिया जाएगा कौन सी रेलवे स्टेशन, तो कन्नौज की रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसको बनाने का ठेका किसको दिया गया था, तो ठेके की बात करें तो ये बनाने का ठेका दिया गया था किसको, तो सपा सरकार के मंत्री रहे नारद राय और इनके साले थे रामविलास राय। रामविलास राय इनके साले थे कि इनकी फर्म आशुतोष इंटरप्राइजेज को ये ठेका दिया गया था इसके जो रेलवे स्टेशन बनाने का। अब रेलवे स्टेशन बनाने का ये ठेका दिया गया था किसको, तो ये फर्म पूछी जा सकती है। फर्म जो है आशुतोष इंटरप्राइजेज को दी गई थी, ये किसकी है, तो रामविलास राय जी की है, याद रखिएगा। इनको दिया गया था, ये बजट इनको दिया गया था 7.76 करोड़ रुपए दिया गया था इसके निर्माण के लिए। अब जो है जो छत गिर गई है तो इन्होंने ये बताया है कि जो कम घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये देने की बात की है और जो गंभीर हैं उनको जो है 2,50,000 रुपये देने की बात की गई है। अब यहाँ पे रुपए तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि
जो कन्नौज रेलवे स्टेशन का जो भवन बनाने का ठेका किसको दिया गया था, तो ये जो है फर्म आशुतोष इंटरप्राइजेज को दिया गया था। जो किसकी है, तो ये जो रामविलास राय जी की है, याद रखिए। इतना पूछा जाता था। और इसका निर्माण किसके तहत किया जा रहा था, तो अमृत योजना के तहत किया जा रहा था। ये योजना भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये योजना पूछी जा सकती है। ये फर्म किसकी थी, मतलब ये जो है किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, तो ये पूछी जा, बस 2 ही पॉइंट ये पूछे जा सकते हैं। रुपए नहीं पूछे जाए कितने दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं श्रीनगर में जो है रेल सेवा शुरू करने के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें जो स्टेशन है श्रीनगर की, वहाँ पे जो है सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन बन रही है। और इसमें जो है कश्मीर जाने वाली पहली वंदे भारत जो ट्रेन है शुरू की जा रही है। तो इसमें जो है उसमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे इस सुविधाएं इसको बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन पहली बार कश्मीर जाने वाली है इसलिए। और इसको जो हरी झंडी दिखाई जाएगी वो 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। याद रखिए 26 जनवरी को दिखाई जाएगी हरी झंडी। आगे बात करते हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, कश्मीर के लिए रवाना होगी पहली बार ट्रेन। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो श्रीनगर है जो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी कश्मीर के लिए ट्रेन। याद रखिएगा। रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महाकुंभ। तो महाकुंभ से पहले जो है एक काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, तो ये काम चल रहा है कि बम्बई में चल रहा है हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ जो है कहाँ पे चल रहा है। कुंभ से, महाकुंभ जो हो रहा है उससे पहले हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ कहाँ पे चल रहा है, तो वो मुंबई में चल रहा है। ये कब से कब तक चल रहा है, तो ये जो है 9 से 12 जनवरी तक ये जो है आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था, तो उद्घाटन महत्वपूर्ण बन जाता है। उद्घाटन किया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने किया था। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ का आयोजन किया गया था 9 से 12 जनवरी को, उसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन जो किया है वो ये महत्वपूर्ण बन जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना है उसके कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी महाराज, इन्होंने किया है। याद रखिए। ये जो है किस फाउंडेशन के द्वारा आयोजन किया जाता है, तो ये जो है HSSF के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका आयोजन जो है 2009 से किया जा रहा है हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ का। याद रखिए। हिंदू विचारक की बात करें, इन्होंने सबसे पहले ये ट्रस्ट जो शुरू किया था फाउंडेशन, तो एस गुरुमूर्ति है, इनका नाम पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं इसके, ये जो है फाउंडेशन है, इसके काफ़ी स्कूल भी चल रहे हैं देश विदेश में, तो 100 से अधिक जो है स्कूल भी चला रहा है ये मिशन। याद रखिएगा। बाकी जो है देश विदेश में जो मंदिर बने हुए हैं, तो यही जो है फाउंडेशन कंट्रोल करता है। बाकी तुम्हें याद रखना है, बस ये पूछ जा सकता है कि हिंदू आध्यात्मिक सेवा जो कुंभ शुरू किया गया वो किसके द्वारा, तो मुंबई के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है मुंबई, बस इतना ही पूछा जाएगा। ये पूछ लिया जाएगा महाकुंभ से पहले हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ जो है कहाँ शुरू किया गया था, तो मुंबई में शुरू किया गया था। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी जो है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं 50 साल में जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सूखा कौन जो पड़ा है, वो कब पड़ा है, तो 2024 में पड़ा है। मतलब अब यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा 50 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सूखा किस वर्ष पड़ा है, तो ये जो है 2024 में पड़ा है। ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा तो 2024 का याद रखिए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ा है। 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। बात करते हैं 2024 में बरसात हुई है कम जम्मू कश्मीर, लेकिन कितनी हुई है, तो ये जो है 870.9 मिलीमीटर हुई है वर्षा। लेकिन औसतन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 1232.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो हुई है 2024 में 870.9 मिलीमीटर हुई है, इसलिए जो है सूखा पड़ गया है। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। ऐसा 50 साल बाद हुआ है। अगर बात करते हैं 1974 में औसत वर्षा 802 मिलीमीटर हुई थी। याद रखिएगा। बाकी आपको ये पूछा जा सकता है 2024 में सबसे ज़्यादा सूखा जो पड़ा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ा है, और वर्षा कितनी हुई ये पूछा जा सकता है, और औसतन वर्षा होनी कितनी चाहिए, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है जम्मू कश्मीर के बारे में। याद रखिएगा। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में स्टैटिक में मैंने बात कर ली है।
आगे बात करते हैं, आगे दिया है पुस्तक, तो आगे पुस्तक कौन सी दी, अमृत काल में स्वर्णिम यात्रा पर भारत, तो ये जो है किसने लिखी है, तो सुरेश रुंगटा ने लिखी है, याद रखिएगा। और बात करते हैं ये जो पब्लिकेशन किसने किया, तो प्रभात प्रकाशन ने किया है, तो पब्लिकेशन भी पूछा जा सकता है। इसका मूल्य 500 रुपये है। और ये जानकारी किसकी देता है, तो ये जो है 10 वर्षों में जो भारत देश में विकास हुआ है, जो परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई उनके बारे में ये जानकारी देती है पुस्तक। ये आपको यहाँ पे पुस्तक दिख रही होगी, याद रखिएगा। तो ये जो है इस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है या पुस्तक का नाम दे दिया, राइटर का नाम पूछा जाएगा, बस इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, अगली पुस्तक दी है विश्व बंधु भारत। तो विश्व बंधु भारत की बात करें तो ये जो है किसने लिखी है, तो अपने विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है। लेकिन अनुवाद पूछा जा सकता है, अनुवाद हाल ही में किया गया है, सुजाता सी बेन, तो इन्होंने किया है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। सुजाता सी बेन ने ये जो है अनुवाद किया है। पुस्तक किसकी है, विश्व बंधु भारत, तो ये जो है डॉक्टर एस जयशंकर जी की है। अनुवाद किसने किया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। शीर्षक क्या है, वैश्विक जमीन पर भारत की व्याख्या। तो यहाँ पे जो है जितनी भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसके बारे में ये जानकारी दी गई, इसमें कितना व्यापार हुआ है और जो है भारत कितनी ग्रोथ पे है, इस तरीके से यहाँ पे जो बताया गया है। क्योंकि विदेश मंत्री ने लिखी है तो विदेश की नीतियाँ और भारत की नीतियाँ क्या रही हैं, क्या समझौते हुए, कितनी समिटें हुई, इस तरीके से जो भी समझौते वगैरह होते हैं इस बुक में बताया गया है। इसका मूल्य है 495 रुपये, याद रखिए। बस आपको ये पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, किसने लिखी है और ये जो अनुवाद किसने किया, ये 3 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बाकी आपको याद नहीं रखनी है, बस राइटर का नाम याद रखना है, किताब का नाम याद रखना है, अनुवाद का नाम, जो अनुवाद जिसने किया है। आइए अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक यहाँ पे दी है ट्रांस फ्रीडम फ्रॉम गुंगरूज टू गन पाउडर। तो ये पुस्तक दी है, इसके लेखक कौन है, तो A.K. गांधी है लेखक, याद रखिएगा। और ये पब्लिकेशन किसने किया, तो पब्लिकेशन किया है फिंगरप्रिंट प्रिंटेड प्रकाश बुक प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने किया है, याद रखिए। प्रकाशक भी पूछा जा सकता है। बाकी किताब के मूल्य की अगर बात करें तो 599 रुपये की किताब है, याद रखिएगा। इसमें जानकारी मिलती है भारतीय समाज की विशिष्ट जो काव्य है, संगीत है, नृत्य है, उसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पे पुस्तक का जो है फोटो लगा हुआ है, याद रखिएगा। इसमें जो है नृत्य वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये पुस्तक जो है महत्वपूर्ण बन जाती है, भारतीय समाज के बारे में है इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाती है। आए अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक दी है बूमिंग डिजिटल स्टार। तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है हर्ष पवनानी, मनीष पांडे जी ने लिखी है। 2 लोगों ने लिखी है पुस्तक। यहाँ पे पुस्तक का नाम जो है लिखा हुआ है, पुस्तक की फोटो लगी हुई है। और इसमें बात करते हैं जो है पब्लिकेशन किसने किया है, तो बेस्ट लैंड बुक्स ने किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रकाशक भी पूछा जा सकता है और मूल्य जो है मूल्य नहीं पूछा जाएगा, 399 रुपये मूल्य है, याद रखिएगा। इसके शीर्षक की बात करें डिजिटल इंडिया के दबंग, यहाँ पे जो है शीर्षक है, इसमें जो है इंटरनेट के बारे में बताया गया पुस्तक में। इसके राइटर याद रखिएगा, पुस्तक का क्या नाम है और इसका शीर्षक क्या है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो है एक कथन दिया है, किसने दिया है, तो यहाँ पे कहा है हम धरती के मालिक नहीं है। क्या कहा है, तो हम धरती के मालिक नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं। ये किसने कहा, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने कहा है। अब ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसने कहा है हम धरती के मालिक नहीं हैं बल्कि इसके संरक्षक हैं, ये जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा है। ये कब कहा है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है इन्होंने कहा है। और ये कहाँ पे कहा है, तो ये कोलकाता साइंस सिटी है, वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ऑन द एज गैलरी का उद्घाटन किया है, वहीं पे जो है इन्होंने कहा था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कथन किसने कहा है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को जो है यूजीसी ने क्या दी, मान्यता दी है। अब इसमें जो है पीएचडी वगैरह, डिप्लोमा, स्नातक, परा स्नातक वगैरह जो है कोर्स प्रारंभ हो जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है नामांकन कब से होगा, तो अप्रैल से जो सत्र स्टार्ट होता तभी से नामांकन हो जाएगा। इसके कुल सचिव कौन है, तो रजनीकांत हैं, याद रखिए। कुल सचिव पूछे जा सकते हैं, तो रजनीकांत हैं किसके, तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के, याद रखिए। यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो।
आइए आगे बात करते हैं। आगे जो दी है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी भी है और साथ में आपके लिए जीके भी है। क्या जीके? जो सुरुचि जी हैं ये झज्जर जिले की रहने वाली हैं। अब इनके पिता जो थे सेना में थे, अब इनके पिता जो रिटायर हुए, फिर इनको जो है पहलवानी सिखाई। अब पहलवानी में एक बार कंपटीशन हो रही थी इनकी, तो इनका जो है कांधा टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो इनको जो है पहलवानी करने के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने, अब पहलवानी नहीं कर सकती हैं। अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा था, अब क्या करें, क्योंकि पिताजी ने तो पहलवानी ही सिखाई थी। फिर इनके पिताजी को जो है, इनके पिताजी ने कहा शूटिंग में, सब शूटिंग में इनको सिखाई गई और शूटिंग में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इन्होंने जो है 25 से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो गोल्ड मेडल हैं और भी कांस्य पदक है, मतलब कुल मिला के 25 पदक लगभग इन्होंने जीते हैं अपनी अभी इस लाइफ में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि देखिए ऐसा नहीं है आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो जाता है, जैसे आपका कोई परीक्षा नहीं क्रॉस हुआ तो आप उसको लेके बैठ गए, कोई बात नहीं, फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन उस समय खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। आप अगर तैयारी करेंगे तो आगे सफलता मिलेगी। अब अगर मान लो इनका जो है पहलवानी नहीं हो पाई थी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, फिर अगर ये पहलवानी छोड़ के घर पे बैठ जाते तो आज इनका नाम नहीं होता सुरुचि जी का। तो इन्होंने जो है अब इन्होंने अपनी शूटिंग में अपना मतलब अच्छा प्रदर्शन किया और 25 से ज़्यादा जो है मेडल भी जीते हैं। जैसे इन्होंने मेडल की ये लिस्ट है इनकी, देखो इन्होंने जीता है 65वीं राष्ट्रीय, एक में स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते, 1 कांस्य पदक जीता है और 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 रजत पदक जीता है। 66वीं जो राष्ट्रीय उसमें 4 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत जीता है, 1 कांस्य पदक जीता है। ऐसे बहुत सारे जो है पदक इन्होंने जीते हैं। जैसे 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में 1 रजत पदक जीता है। कुल मिला के इन्होंने लगभग 25 पदक इन्होंने जीते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि सुरुचि कहाँ की हैं, तो ये जो है हरियाणा की झज्जर की हैं, याद रखिएगा। ये तीसरे नंबर पे आती हैं शूटिंग में, झज्जर में। अब यहाँ पे जो है मनु भाकर भी झज्जर की हैं और ये भी झज्जर जिले की हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी भी थी और साथ में जीके भी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई परीक्षा क्रॉस नहीं होता है तो उसको लेके बैठ जाएं और आगे तैयारी करना छोड़ दें कि नहीं मेरा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, नहीं एक परीक्षा क्रॉस हो रही तो फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से कोई परीक्षा दीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए, फिर देखते हैं क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है और कोई चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वहाँ पे आप जितना परिश्रम करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी और जिस क्षेत्र में आप परिश्रम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और आप बिजनेसमैन बन जाए, ऐसा नहीं है। आप बनेंगे तो यूपीएससी ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में मत भागिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो 13 जनवरी की जो करंट अफेयर थी यहाँ पे एनालिसिस किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।